नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी कक्षा 9 समकालीन भारत का पाठ नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम जो चर्चा करेंगे इसके भाग 1 में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। इसे बड़े आसानी से कक्षा 9 में समझाया गया है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको 6 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। या नहीं, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या नहीं आर्द्र वन और शुष्क वनों में इसे बांटा जा सकता है। साथ ही साथ पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। आइए जानते हैं कि किस भाग में किस तरीके के वन पाए जाते हैं और उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो भारत का पश्चिमी भाग है या नहीं, जहाँ सहारती पर्वत है उसके ढाल के दक्षिण की ओर या नहीं जो पश्चिमी घाट है या नहीं सहारती पर्वत के नाम से जिसे जाना जाता है उस क्षेत्र में, और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आप लोगों को इसके लिए 3 क्षेत्र याद रखने हैं। मालाबार तट या नहीं सहारती पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी तट भी कहा जा सकता है, और साथ ही साथ इस केरल के आसपास के क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। और साथ ही साथ उत्तर पूर्व में जो भारतीय क्षेत्र है आप देख पा रहे होंगे, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार के कुछ क्षेत्रों में यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे प्रकार की वनों की बात करें तो आर्द्र मानसूनी वन या पतझड़ी वन भी जिसे कहते हैं, या शुष्क मानसूनी वन या नहीं जिसे यहाँ पर आप लोगों के सामने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में दिया गया है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अगर बात करें तो यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के कितने प्रतिशत भाग में या कौन सा वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत के सर्वाधिक, मानसूनी वन भी जिसे कहा जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह पूरब की ओर तो आर्द्र पतझड़ी वन के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम की ओर यहाँ वर्षा कम होने के कारण यह शुष्क मानसूनी वन या पतझड़ी वन कहलाता है। उसके बाद हम देखें अगले वनों के प्रकार, वह है मरुस्थलीय वन। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से और दक्कन के कुछ क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। आप लोग कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में और साथ ही साथ दक्कन के कुछ क्षेत्रों में। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रकार की वन तो उसे हम कह सकते हैं ज्वारी वन या मैंग्रोव वन कहा जाता है। ज्वारी वन और मैंग्रोव वन समुद्र तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, और साथ ही साथ यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश के आसपास का कुछ क्षेत्र, और साथ ही साथ उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार के वन
पाए जाते हैं या नहीं। समुद्र तटीय इलाकों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैंग्रोव वनों से इसके नामों से प्रश्न पूछा जाता है। इसे ज्वारी वन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन हैं वह मरुस्थल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और पर्वतीय वन भी एक वनों का प्रकार है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो हिमालय पर्वत है या नहीं, हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का ये बॉर्डर एरिया कुछ हिस्सा, और यहाँ से आगे सिक्किम से आगे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में पर्वतीय वन पाया जाता है। अब इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस तापमान में पाए जाते हैं, या इनकी कौन सी वृक्ष प्रमुख है। ये सब हम चर्चा आगे बड़े आसानी से कक्षा 9 के इस पाठ में सीखने वाले हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जैसे कि क्या आप ने कभी अपने स्कूल या घर के आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? बिल्कुल देखा होगा आपने। क्या वह एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश विश्व की जो विश्व के मुख्य बार जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पर पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 2वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। अगर जैव विविधता वाले देशों में बात करें तो भारत का क्रम 10वां क्रम है, और एशिया के अगर देशों में बात करें तो इसका स्थान 4थे स्थान पर आता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों के लगभग 6% हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा। इन देशों में बहुत से बिना फूलों इस देश में जो बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न है, शैवाल हैं या नहीं, शैवाल को एलेगी भी कहा जा सकता है, कवक या नहीं, फजाई जिसे फंकज या नहीं, ये सब भी पाए जाते हैं भारत में। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, ताजे तथा समुद्री पानी में वह पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। प्राकृतिक वनस्पति कहने का मतलब जो बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप ही पैदा हुआ हो और लंबे समय तक उस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं या कहते हैं। आप लोगों से अगर प्राकृतिक वनस्पति कहे या अक्षत वनस्पति कहे तो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति वह है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मनुष्य का प्रभाव नहीं पड़ता था। विभिन्न प्रकार के कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति का भाग नहीं है। जो मनुष्य के द्वारा विभिन्न कृषि में पौधे उगाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं या फल उगाए जाते हैं या बागान या वनस्पति जो भी उगाए जाते हैं वह वनस्पति तो है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य के द्वारा उगाई गई है और प्रकृति के द्वारा अपने आप नहीं उगी है। आइए देखें कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं या विदेशज पौधे कहते हैं। विदेशज पौधे किसे कहते हैं और देशज पौधे किसे कहते हैं, ये समझ के लिए यहाँ पर दिया गया था। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति जगत कहने का मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र में और विशेष क्षेत्र में किसी समय में जो पौधे हैं की उत्पत्ति होती है उससे है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है और वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से पाई जाती है। नंबर 1, भूभाग।
भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत है, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में से ही एक प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है। जैसे पर्वत है, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी और जंगल मिलेंगे। पठार है, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के वनस्पतियाँ होंगी, विशेष तौर पर खनिज अयस्क मिलेंगे। मैदान है, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी और कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र होते हैं। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल एवं घास के मैदान होते हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। उसके बाद अगर मिट्टी की बात करें, मृदा, तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल में देखेंगे तो हम बलुई मृदा होगी और वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होंगी। नदियों के तट पर देखेंगे तो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ हम देखेंगे मृदा की परत गहरी है, वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उसके बाद जलवायु की अगर बात करें तो हम तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है कि वहाँ का तापमान कितना है और नमी कितनी है। वहाँ पर किसी भी वनस्पति की विविधता या उसके विशेषता के लिए ये चीज़ निर्भर करती है। हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ों में 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है। वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। ये चर्चा हमारी 2022-23 को ले करके है। आइए आगे चर्चा को देखें कि सूर्य के प्रकाश का क्या महत्व रहता है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि किसी भी स्थान पर कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से पड़ रही हैं। अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग साल भर सीधी पड़ती हैं, जिससे कि वहाँ अच्छा तापमान रहता है। अगर सूर्य की किरणें को अगर हम अक्षांशों के आधार पर देखें तो जो 0 डिग्री से लगभग 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र में होंगे, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छा रहेगा। सूर्य का प्रकाश अच्छा रहेगा तो वहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी और दाब निम्न होगा, और जब तापमान उच्च होगा तो निम्न दाब की ओर हवाएं चलेंगी और वर्षा होगी। ऐसे में जब तापमान और वर्षा किसी क्षेत्र में होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, निश्चित तौर पर पेड़ पौधों को विकसित होने का मौका मिलेगा। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में क्या करते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है। ये अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ हम चर्चा करेंगे। वर्षा की अगर बात करें, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ वनों की मात्रा भी अधिक होती है। क्या आपने कभी सोचा कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु है, मृदा है, अपरदन है तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को क्या करते हैं, जीविका प्रदान करते हैं। लोगों को इससे अपने रोटी करने के लिए जीविका का साधन होता है। वनों से ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इसमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और अन्य वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति के कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि
कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आप लोगों को, कक्षा 9 वालों को परियोजना कार्य अपने स्कूल या गली मोहल्ले के वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ, उसकी देखभाल करो और देखो ये कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था, जबकि भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो चुका है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ वनस्पति के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे, और उससे पहले हम देख लें कि कौन से क्षेत्र में या कितने प्रतिशत क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं। जैसे अगर हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो इसके लिए तापमान 24 डिग्री से अधिक रहता है या नहीं, 20 डिग्री से अधिक की आवश्यकता होती है, और जो अधिकतम तापमान होता है वह 24 डिग्री से अधिक होता है, जबकि जनवरी में इस क्षेत्रों में 18 डिग्री से भी अधिक तापमान होता है और पाला यहाँ पर नहीं पड़ता है। जबकि उपोष्ण या नहीं पतझड़ी वन या आर्द्र मानसूनी वन या शुष्क मानसूनी वन जिसे कहा जाता है, इन क्षेत्रों का अगर तापमान देखें तो हम जो औसत वार्षिक तापमान है, औसत वार्षिक तापमान 17 डिग्री से 24 डिग्री के बीच रहता है, जबकि जो जनवरी का औसत तापमान है वह 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में रहता है और कभी कभी पाला पड़ता है। उसके बाद अगर हम शीतोष्ण कटिबंधों की बात करें या नहीं शीतोष्ण वनों की बात करें तो यहाँ जो वन पाए जाते हैं उसका औसत वार्षिक तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान रहता है, जबकि जनवरी के महीने में यह -1 सेंटीग्रेड से -10 सेंटीग्रेड तक रहता है। कभी पाला बढ़ता है और कभी बर्फ पड़ता है। अल्पाइन प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं वह 60 डिग्री से कम वार्षिक तापमान या नहीं औसत वार्षिक तापमान जहाँ पर रहता है 60 डिग्री से कम, ऐसे क्षेत्रों में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। और जनवरी की बात करें तो -1 डिग्री से भी कम रहता है और बर्फ यहाँ पर पड़ा रहता है। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे कि हम प्रारंभ में देख चुके हैं, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से प्रकार की पाई जाती हैं आप लोग जैसे कि पहले ही देख चुके हैं, और यहाँ पर एक फ्लो चार्ट से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं और कितने रूप में पाए जाते हैं। भारत में जैसे कि हमने देखा मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन या नहीं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या झाड़िया वन, पर्वतीय वन और साथ ही साथ मैंग्रोव वन। अगर हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को देखें तो इसे 2 भाग में भी कहीं पर बांटा जा सकता है, आर्द्र मानसूनी वन या शुष्क मानसूनी वन, या आर्द्र कटिबंधीय पर्णपाती वन या शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में इसे बांटा जा सकता है। ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम अभी मानचित्र में देखे थे कि भारत में जो मुख्य रूप से वनों का विभाजन है वह 5 रूप से किया गया है, और अगर हम पतझड़ी वन को बांटे तो उसे 2 भागों में बांटे तो 6 भाग कुल मिला के हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्या खासियत यहाँ से है और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब आप नोट करते हुए चले। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार क्षेत्र, द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट
तक सीमित हैं। प्रश्न अभी जैसे कि हमने मानचित्र में देखा था कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह भारत के जो यह सह्याद्री पर्वत या मालाबार तट है इसके साथ साथ तमिलनाडु के साथ साथ असम है, पूर्वोत्तर भारत हम कह सकते हैं, और इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जबकि इसकी अन्य विशेषता अगर हम देखें तो यहाँ अगर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वर्षा का जो औसत वर्षा होती है वह कितना होती है। लगभग 200 सेमी से भी अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। थोड़ी समय के लिए शुष्क ऋतु इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के स्तर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष भी हैं और छोटे छोटे उनसे छोटे हैं और उनसे छोटे हैं, और बीच बीच में अगर आप देखें तो ये बेलें यहाँ पर फैल गई हैं, लताएं फैल गई हैं, जिससे कि इन क्षेत्रों के अंदर घुसना भी मुश्किल है और इन क्षेत्रों से आसमान भी नहीं दिखाई दे देता है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन ये होते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं, तो तब आप कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय या नहीं सदाबहार वन। सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साल भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, और साथ ही साथ यह अपने पत्तियों को एक समय में नहीं गिराते हैं, इसलिए हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष आबनूस, एबोनी, महगोनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना भी है। बांस और कभी कभी इसमें हम बांस और बेत को भी शामिल कर लिया जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष हैं। निश्चित तौर पर ऑप्शन में आबनूस दिया होगा। आप लोग आबनूस देखें, आबनूस नहीं होगा तो आप लोगों को इसके साथ साथ अन्य नाम याद रखने होंगे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष पाए जाते हैं। आबनूस, एबोनी, महगोनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। साथ ही साथ बांस को भी आप याद रख सकते हैं, और साथ में नारियल है, और आयरन वुड या नहीं लौह कास्ट जिसे कहा जाता है, इन्हें भी आप लिख सकते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर में अगर आप देखें तो हाथी है, बंदर है, लेमूर है और हिरण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय वनों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण और एक सींग वाले गैंडे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में ये मिलते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग ये मानचित्र के माध्यम से पहले ही समझ चुके हैं कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर यहाँ देखें पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत, मालाबार तट, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, बंगाल के तटीय इलाकों में, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जबकि जो दूसरे प्रकार के वन हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के अधिकांश हिस्सों में या नहीं सबसे बड़े क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जैसे कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेमी से 200 सेमी के बीच वर्षा होती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मानसूनी वन हैं ये कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या इन क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऋतु हैं, यहाँ पर
ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए ये क्या करती हैं, अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। यहाँ की पेड़ें जो होती हैं, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इसमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश के गिरिपाद, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां यहाँ पर पाए जाते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि मानसूनी वनों में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वन निम्नलिखित से हैं। सागौन आप लोग नोट करेंगे, बांस, शीशम, साल, चंदन, रबर और कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये सारे वृक्ष उष्ण उपोष्ण कटिबंध में उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। और शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा क्या होती है, 37 सेमी से भी कम होती है। और ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। आप लोगों को यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के वन दिखाए गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं। इन जंगलों में भारत के अधिकांश क्षेत्र में ये जंगल हैं तो शेर हैं, सिंह हैं, शेर हैं, सूअर हैं, हिरण हैं और हाथी हैं पाए जाते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके वृक्षों को और किस तापमान में ये पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, आप जरूर याद रखें। कटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। उत्तर और पश्चिम भागों में जैसे गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अकासिया या खजूर, अकासिया है, खजूर है, खजूर यानी पाम, यूफोरबिया है, नागफनी है, कैक्टाई यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में या कटीले झाड़े वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, आप लोग तब लिख सकते हैं कि या बता सकते हैं। आकाशिमा, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी या कैक्टाई भी इसे कहते हैं। इन जंगलों की बात करें तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं ये बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिसमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियों और कटीले पादप पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो कटीले वन हैं वह दूर दूर होते हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं, काफ़ी दूर तक फैले होते हैं। पत्तियाँ क्या होती हैं, काफ़ी पत्तियाँ क्या होती हैं, काफ़ी कम होती हैं या बिखरे हुए होते हैं और जिससे कि वाष्पीकरण क्या हो कम हो सके। पत्तियाँ छोटी भी होती हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनकी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं अगले प्रकार के वन या नहीं। जैसे कि चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे पर्वतीय वन, पर्वतों में विभिन्न प्रकार का वातावरण मिलता है और विभिन्न प्रकार के वन भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वृक्षों को जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आइए चर्चा देखते हैं। अगर हम
देखें तो 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले अनेक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 की मीटर की ऊंचाई के भी शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ है, पाइन है, देवदार है, सिल्वर है, फर है, स्प्रूस है, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण के उत्तर पूर्व के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्वतीय वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। पर्वतीय वनों के प्रमुख वृक्षों में अगर हम बात करें तो असल में हमें यहाँ से इसके विषय में चर्चा करनी थी। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होता है, अंतर दिखाई देता है। वनस्पति जिस प्रकार के अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार के अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। अगर हम देखें पर्वतीय भागों के वन तो ये आप लोगों ने देखा 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जबकि ये चौड़ी पत्ती वाले जैसे ओक है, चेस्टनट है, इन वृक्षों की यहाँ पर प्रधानता होती है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच अगर हम बात करें तो शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की ढलानों, दक्षिणी ढलानों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में भी ये पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। लगभग 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर है, जूनिपर है, पाइन है, वर्च है, इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पर्वतीय वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व वर्च। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा था कि चीड़ है, ओक है, चेस्टनट है, यह इसके कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका प्रयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। प्रश्न पूछा जाएगा अधिक ऊंचाई वाले भागों में किस प्रकार के घास मिलता है, मांस या लीचन घास यहाँ पर मिलता है या नहीं। टुंड्रा वनस्पति भी जिसे हम कह सकते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइवैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। आप लोगों से यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ उगने वाले वृक्षों के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर पाई जाने वाले प्रमुख जानवरों को भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंग्रोव वनों को आप देख सकते हैं। मैंग्रोव वनों को जिसे हम ज्वारी वन के नाम से भी ना जानते हैं। अगर समुद्र के तट पर ये वन पाए जाते हैं तो यहाँ पर समुद्र का पानी खरा होता है, इसलिए इसे लवणी वन भी कहा जाता है। इसके नाम याद रखेंगे, मैंग्रोव वन, ज्वारी वन और लवणी वन के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार के वन होते हैं। इनकी जड़ें ऊपर की ओर आ जाती हैं पानी से, और जब जड़ें ऊपर को आ जाती हैं तो जड़ों से ही टहनी पत्तियां निकलती हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। यहाँ पर हम मैंग्रोव वन के विषय में देखेंगे कि ये मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मतलब तटीय क्षेत्रों में यह पाई जाती है। मिट्टी और बालू इन
तटों पर एकत्रित हो जाती है। और घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसे पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा के भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल है, ताड़ है, क्योड़ा है व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। प्रश्न पूछा जाएगा कि रॉयल बंगाल टाइगर किन क्षेत्रों में पाया जाता है या किन वनों में पाया जाता है। अगर कहे तो आप कह सकते हैं लवणी वनों में पाया जाता है या ज्वारी वनों में पाया जाता है या आप लोगों से मैंग्रोव वनों में पाया जाता है करके भी पूछा जा सकता है। इस क्षेत्र का जो अन्य जानवर हैं उनके में कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, कई अन्य प्रकार के सांप और इन जंगलों में मिलते हैं। इसके बाद हम अगले पाठ पर चर्चा करेंगे वन्य प्राणियों के विषय में। आशा करता हूं कि आप लोग भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके विषय में जान पाए होंगे। और मिलते हैं जल्द ही वन्य प्राणियों के विषय में कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक के साथ, जहां से समझना बहुत आसान होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही बिंदास तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखते हैं, जैसे ही हमारा अगला वीडियो आता है तो उसकी सूचना आपको सबसे जल्दी पहुंचती है। जय हिंद, जय